ये वक्फ बोर्ड की जगह है और वक्फ कानून के हिसाब से, चाहे वो पुराना कानून हो 19 सबसे पहले तो मैं तारुफ करवा दूं, हमारे फारूक पटेल साहब हैं जो वक्फ के केसेस लड़ते रहे हैं, जिनकी वजह से हमको बहुत मदद मिली है। शारिद नक्शबंदी साहब है हमारे पार्टी के अध्यक्ष। तो वक्फ कानून के तहत कोई भी जमीन का को बेचा नहीं जा सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। किसी भी हालत के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी आप लीज आउट कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते हैं। अब ये जो मामला है ये जालना रोड का तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट का मामला है, 1 लाख स्क्वायर फीट। और जालना रोड के ऊपर रेट की कीमत क्या होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये पूरी जमीन जो है ये कैलाश बाफना को ये अलॉट की गई थी, लीज के ऊपर उनको दिया गया था। जो मुतवल्ली थे सैयद शाह कुतुबुद्दीन, ये मुतवल्ली थे, इन्होंने इलीगल तरीके से 99 इयर्स के लीज के ऊपर कैलाश पेट्रोल पंप को दे दिया था, कैलाश बाफना को। ये शुरुआत से ही इसकी इलीगैलिटी इस वजह से है कि किसी भी मुतवल्ली को 99 इयर्स के ऊपर लीज के ऊपर देने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जब जो भी बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड का बोर्ड बना, तो उसके अंदर सभी लोग इस तरह के आए कि सबने अपने अपने नाम के ऊपर मलिदा किस तरह से निकाला जाना चाहिए वो हिसाब से उन्होंने काम किया। ये जमीन कैलाश बाफना के पास कई सालों तक थी, लेकिन जब जालना रोड की जमीन की कीमतों आसमान सड़कर बोलने लगी और औरंगाबाद के सबसे ज्यादा महंगी कमर्शियल जमीन अगर कहीं पर थी, कौन बंद करिए तो बाहर जाइए। तो जब ये सबको पता चला कि जालना रोड की जमीन की कीमतों का रेट क्या हो गया है करके, तब है तो ये लोगों ने एक गेम प्लान रचा और उस गेम प्लान के तहत कि हम ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो कैसे बेच सकते हैं, इसका इन्होंने पूरी तरीके से कागजात तैयार किए। उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ने मदद की, ये आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये है। पहले इन्होंने जो एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार किया कैलाश बाफना साहब ने, किसके साथ तैयार किया, तो वो तैयार किया उन्होंने तापड़िया, जुगल किशोर तापड़िया और संजय कासलीवाल एसोसिएट्स, इनकी नाम की एक कंपनी थी, इन्होंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार किया। अब डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार करके इन्होंने फिर महानगर पालिका के पास एक प्रस्ताव ये दिया बिल्डिंग परमिशन के लिए कि हम यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। महानगर पालिका ने स्पष्ट तरीके से उनको ये कहा कि आप तो वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आइए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है करके। ये लिखित रूप के अंदर है, महानगर पालिका की पूरी फाइल है जिसके अंदर उन्होंने पूरा स्पष्ट बताया है कि आप वक्फ बोर्ड की एनओसी लेकर आइए करके। जब ये मामला समझ में आया कि वक्फ बोर्ड की एनओसी मिलेगी नहीं क्योंकि आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को आप किसी भी तरह से दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तब इन्होंने क्या किया कि संजय कासलीवाल जो औरंगाबाद के बहुत मशहूर बिल्डर है, उनको जो समझ में आया कि ये मामला जो है ये पेचीदा है और ये मामले के अंदर अपन प्रॉब्लम में आ सकते हैं, वो कंपनी के बाहर हो गए, उन्होंने रिटायर कर लिया, अपने आप को रिजाइन करके उस कंपनी से बाहर हो गए। जुगल किशोर तापड़िया एंड संजय कासलीवाल एसोसिएट्स जो थे उसमें से संजय कासलीवाल बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए तो अंदर किसको लाया जाए, एक ऐसे शख्स को लाया जाए जो जमीनों के मामले के अंदर और खास तौर से वक्फ की जमीनों के मामले के अंदर बहुत महारत रखता है। तो इन्होंने लेकर आए यहाँ पर राजू तनवानी को, राजू लेखराज तनवानी को लेकर आए एज ए डायरेक्टर बोल के उस कंपनी के अंदर। संजय कासलीवाल की जगह राजू तनवानी साहब आ गए हैं। ये वही राजू तनवानी साहब हैं जो अमितेश कुमार पीरियड के अंदर बेगमपुरे की जमीन के ताल्लुक से कई महीनों तक वो जेल में रह चुके हैं। अब ये जब आए उसके बाद से किस तरह का महानगर पालिका ने ये कह दिया कि नहीं अब हमारे को एनओसी की जरूरत नहीं है, जो लीज डीड दी गई है वो लीज डीड के अंदर एक क्लॉज है कि अगर मतलब ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी इस तरह का क्लॉज किसी भी वक्फ बोर्ड की लीज डीड के अंदर नहीं है। जो इस लीज डीड के अंदर इन्होंने ये बताया है कि अगर वक्फ बोर्ड 1 महीने के अंदर एनओसी नहीं देती है तो जरूरत नहीं, ये लीज डीड को एनओसी समझकर है तो आपने बिल्डिंग परमिशन दे देना। और उसके तहत इन्होंने लीगल एडवाइजर को मैनेज किए, महानगर पालिका की लीगल एडवाइजर ने कहा कि हाँ ये मतलब इसको एनओसी की जरूरत नहीं है, एनओसी की
जरूरत नहीं है तो आप तो इसको बगैर उसके भी आप परमिशन दे सकते हैं करके। इसका टेक्निकल मैं आपको एक बता दूं कि ये जो है 1964 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था। अभी साहब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर पूरा तो सर एक एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, वो लेडी और बच्चे को हॉस्पिटल। तो ये अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किए 1995 के अंदर आपका जो कैलाश पेट्रोल पंप वालों ने ये जब साथ में मिलकर आए तो इन्होंने एक रेक्टिफाइड डीड बनाई। ऐसी डीड बनाई उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को हाथ में लेकर कि 1964 से 99 इयर्स की लीज कब खत्म हो रही है, 1964 से तो वो 2063 को खत्म हो जा रही है 99 इयर्स की लीज के हिसाब से। इन्होंने 1995 के अंदर उसी लीज डीड को रिवाइज किया। अब ये कहा कि अब है तो 1995 से है तो हम और 99 इयर्स के लिए है तो हम ये लीज तैयार कर रहे हैं, जो मतलब अगेन इलीगल है क्योंकि वक्फ एक्ट के हिसाब से किसी को भी 3 साल से ज्यादा देने का अधिकार ही नहीं है। तो इन्होंने अपना बना लिए 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड का सीईओ जो भी होगा उसने है तो इनके साथ साठगांठ करके पूरा ये मामला कर लिया। अब ये जो मामला आया इसके बाद 96 में वक्फ बोर्ड को रियलाइज हुआ कि नहीं हमने तो 64 से दिए थे इनको जमीन, अब इन्होंने 1995 से वो दोबारा है तो 99 इयर्स का लीज डीड एक्सटेंड कर दिए है करके। तो 96 के अंदर एक रजिस्टर्ड डीड फिर से तैयार हुई और उसके अंदर ये बताया गया कि नहीं आपका जो है वो 1964 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 41 साल रहते थे, लेकिन अब इन्होंने बिल्डिंग परमिशन ले लिया, वहां पर जाकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। अब वो कॉम्प्लेक्स का जब किसी भी हालत के अंदर ये बेचा नहीं जा सकता है तो मैंने ये इसकी पूरी जानकारी बनाई और जानकारी बनाकर मैंने वक्फ के जो मंत्री है अल्पसंख्यक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता जनाब नवाब मलिक साहब जो वक्फ के मिनिस्टर है, मैंने वक्फ के मिनिस्टर साहब को एक पत्र लिखा और उनको ये बताया कि साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और धड़ल्ले से इसकी खरीदो फरोख्त चालू है, करोड़ों रुपए का इसके अंदर लेन देन चल रहा है, करोड़ों रुपए के अंदर छोटी छोटी दुकानें बेची जा रही है करके। तो उन्होंने मुझे लिखित रूप के अंदर रिप्लाई दिया है, वो रिप्लाई की कॉपी भी मैंने आपको अटैच किया हूं, जो दिसंबर 2020 को आया, यानी कि कुछ दिन पहले ही ये पत्र, 1 महीना भर पहले ही मेरे को ये पत्र मिला। अगर ये पत्र को पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया कि कैसा कैसा इसके अंदर ये मामला है। इसमें सिर्फ आखिरी का जो एक लाइन है वो आखिरी की लाइन ये है, सदर जागे संदर्भात कोणतेही खरेदी विक्रीचे व्यवहार करण्यात येऊ नये असे जाहीर प्रकटन वक्फ मंडळाने काढले आहे। यानी कि वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि ये इसकी जमीन के ऊपर कोई भी इसके ऊपर खरीदो फरोख्त हो नहीं सकती है, कोई इसको बेच नहीं सकता है। हमने ऐसा जाहिर प्रकटन दिए। अब मैं वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से विनती करना चाहूंगा कि आप बताइएगा कि ये जाहिर प्रकटन कहां पर दिए हैं आपने, और जाहिर प्रकटन नहीं वक्फ एक्ट के हिसाब से ये है। अगर आप कहेंगे कि हमने कोई तो का साप्ताहिक पेपर के अंदर दे डाले हैं, कोई तो का छोटे मोटे पेपर के अंदर, वक्फ एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर किसी को भी लीज दे रहे हैं तो आप उसके अंदर नेशनल डेयरी के अंदर और एक रीजनल टॉप डेयरी के अंदर है तो आपको है तो ये देना पड़ेगा कि हम ये लीज है तो इनको दे रहे थे करके। ऐसा नहीं किया गया है। अब नवाब मलिक साहब ने बोले हैं तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि उन्होंने दिए होंगे, तो अब ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है उन्होंने बताना कि जाहिर प्रकटन कहां पर दिए हैं करके। ये मामला जो है, जब ये मामला वक्फ बोर्ड के जरिए और इनके जरिए कोर्ट में गया तो वक्फ ट्रिब्यूनल का मतलब ये होता है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट रैंक का, डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक का होता है। तो वो ये मामला जब कोर्ट के अंदर गया कि इसके अंदर ये 1964 की लीज लीगल है क्या, 1995 के अंदर जो रिवाइज किया गया है ये लीगल है या इलीगल है करके, तब है तो ए शाहपुरे साहब चेयरमैन है जो वक्फ ट्रिब्यूनल के और जिनका रैंक डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर होता है, इन्होंने अपना ऑर्डर पास किए। ये कब का ऑर्डर है? ये 2018 के अंदर उन्होंने पास किए हैं और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने ये कहा है, इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट लीज डीड डेटेड 1911-1964 executed by the Mutawallis of the Dargah Hazrat Daud Ganj Lashkar Maghrabi Auliya Sahab and modified lease deed dated
26/1995 registered in the office of Sub Registrar Aurangabad, executed by the Mutawallis of the Dargah with the consent of the board in respect of the suit property are void ab initio and are no effect। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि शुरुआत से ही 1964 से ये जितना भी ये मामला है ये पूरा टोटल ही ये बोगस है, इलीगल है। It is further declared that the permission for construction on the suit property granted by Aurangabad Municipal Corporation to the defendant is illegal and void। यानी कि इसके अंदर कोई भी मतलब नियम का काम ये नहीं किया गया है। उन्होंने लास्ट के अंदर ये कहा ये जजमेंट की कॉपी, the certified copy of this judgment be sent to the sub registrar Aurangabad 2 for taking note of above said lease deeds as void। यानी कि सब रजिस्ट्रार के पास ये जजमेंट की कॉपी चले जाना और उनको ये बता देना कि इस जमीन के ताल्लुक से कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगी। ये 2018 का जजमेंट है। अब 2018 का अगर ये जजमेंट है तो किस तरह से जुगल किशोर तापाड़िया, राजू तनवानी और कैलाश बाफना ने ये जमीनों का जो धंधा किए हैं, जो बेचे हैं, ये इसमें मैंने अगर 2018 के अंदर अगर ये है तो मैंने पूरे रजिस्टर्ड कॉपी जो है उसके अंदर लगाया है। अब ये एक जमीन बेची गई है कितने में, तो 1,76 लाख इसको बेची है मकरंद मधुकर अनासपुरे, ये साहब ने खरीदे हैं। दूसरी जगह किसने खरीदे हैं, सुनील बबनराव इंगड़े, कितने में खरीदे हैं, 10,30 लाख। एक जमीन खरीदे हैं प्रदीप लालचंद मनकानी, 14,52,06,000। एक जमीन खरीदी गई है विनोद लक्ष्मणदास चोटलानी, 9,47 लाख। अच्छा, खास बात यह है कि ये लीज डीड ट्रांसफर नहीं हुई है, ये जो जमीन बेची गई है ये सेल डीड है ये। जबकि कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्री ऑफिस ने किसी भी तरह का कोई सेल डीड नहीं करना चाहिए। दूसरी है 10,80 लाख सुनील चोटलानी, 8,18 लाख अजंता ट्रांसपोर्ट कंपनी दीपक पिता राजेंद्र जिंदल, 1,20 लाख मोहम्मद रियाजुद्दीन मोहम्मद मजहरुद्दीन, इन्होंने खरीदे हैं। 1,20 लाख ये फिर मोहम्मद रियाजुद्दीन, ये सब खरीदे हैं। ये इसका अगर पूरा अगर बिल्डिंग का अगर हिसाब अगर निकाले तो ये कितने में गया है करके, ये रजिस्ट्री की जो रेट है वो रजिस्ट्री का रेट आप ये समझ लीजिएगा कि व्हाइट के अंदर महज 30 to 40%, या हम ज्यादा से ज्यादा अगर पकड़ रहे हैं तो हम 50% पकड़ के चलिएगा कि व्हाइट के अंदर 50% का। क्योंकि ये जमीन लेने के अंदर, ये दुकानें लेने के अंदर मेरा भी ये खरीदी आदमी था जिसके पास से मैंने पूरा डिटेल्स दिया कि तुमने ब्लैक में कितना दिए, व्हाइट में कितना दिए। तो ऑलमोस्ट 50% अमाउंट जो है वो व्हाइट के अंदर दिखाया गया है और 50% ब्लैक के अंदर, यानी कि ये तीनों ने मिलकर आपस के अंदर ब्लैक के अंदर। तो इसका अगर पूरा हिसाब अगर निकाला जाए तो एक अंदाजे के हिसाब से, हमारे अंदाजे के हिसाब से ये 100 करोड़ के ऊपर जा रहा है, 105 करोड़ के करीब ये आ रहा है। ये भी बड़ी हालत के अंदर हम बोलेंगे कि भाई 100 करोड़ भी अगर पकड़ ले तो 100 करोड़ के हिसाब से ये पूरा मामला सामने आया है। इसके लिए वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो जमीन के बदले में हम आपको ये परमिशन दे रहे हैं, आपने वहां पर क्या कॉम्प्लेक्स बनाने का है आप बनाइए। वक्फ बोर्ड को आपने क्या देना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड को कितना पैसा मिला है आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड को टोटल इनके तरफ से कितना पैसा देने का निर्णय लिया गया, तो 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए में से वक्फ बोर्ड को मिलेंगे महज 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए जो उन्होंने दे दिए कैलाश बाफना साहब ने और इनकी पूरी टीम ने, 1.5 लाख रुपए, और 4.5 लाख रुपए मिले डायरेक्ट मुतवल्ली को। यानी कि जिस जमीन के ये 100 करोड़ बना रहे हैं, ये वक्फ की जमीन जो गरीबों की है, यतीमों की है, बेवाओं की है,
वक्फ बोर्ड को मिल रहा है 1.5 करोड़। अब मेरी मांगनी ये है, और इस मांगनी के लिए मैंने पिछले तकरीबन 1.5 साल से मैं लगातार इसके लिए फॉलो कर रहा हूं। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। किसी ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेंगे तो वो लोग है तो पूरा मामला डॉक्यूमेंट चेंज कर देंगे, टेम्परिंग कर देंगे। मेरे पास पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। ये मामला जैसे ही हमको पता चला तो मुझे किस तरह का प्रेशर आया है, किन किन लोगों की तरफ से आया है, कौन कौन से धरना सेठों ने मुझे फोन कर कहा है कि साहब मिल लीजिएगा, एक बात कर लीजिएगा करके, उसमें ये सब हुआ। उसके बावजूद मैंने कल के दिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब से एम्बेसडर होटल के अंदर गया, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर गया, पूरी चीजें बताया उनको, और ये बताकर उनको ये कहा कि साहब ये इसके अंदर अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी के अंदर अगर 100 करोड़ रुपए का ये मामला है, इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल है, तो महानगर पालिका का जो टाउन प्लानिंग सेक्शन है उनके अधिकारी शामिल हैं, जो विदाउट ऑब्टेनिंग द एनओसी इनको दे देते हैं, वो लीगल एडवाइजर उस वक्त जो भी रही होगी वो उसके अंदर शामिल है, और इनको कितना कितना पैसा दिया गया है ये भी मैंने कहीं ना कहीं से निकाला कि किन किन लोगों को कैसा कैसा बांटा गया है। साथ ही साथ रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर ये बंधन कारक होता है, ये कोर्ट ने जजमेंट दो या ना दो, ये एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी किसी की भी जमीन लेके जाके अगर वहां पे अगर रजिस्टर कर देगा, उसमें आपकी खाली जमीन पड़ी है, मैंने जाके कहा कि मेरी रजिस्ट्री कर दो तो कर, आपको जिस किसी की भी जमीन है उसकी एनओसी होना पड़ता जरूरी है, कंपलसरी है। एक एक रजिस्ट्री के पीछे मुझे जो बताया गया है, रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर विदाउट एनओसी के हम रजिस्टर करके देंगे आपको 25-25 लाख रुपए एक एक रजिस्ट्री के पीछे रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर दिए गए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, 25 लाख रुपए आपने देना, हमारे को वक्फ बोर्ड की एनओसी की जरूरत नहीं है, जो कानून के हिसाब से बंधन कारक है, जो कोर्ट के आदेश के हिसाब से बंधन कारक है कि आपने ये जमीन का कोई भी खरीदो फरोख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वक्फ की जमीन है, कोर्ट ने भी कहा और रूल के हिसाब से भी है। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि तकरीबन मेरे हिसाब से 80 के करीब शॉप्स वहां पे निकले हैं, 25-25 लाख के हिसाब से रजिस्ट्री ऑफिस के जितने भी अधिकारी हैं, कल से उनकी नींद उड़ी हुई है जब से मैंने उनको ये दिया हुआ, वो भी हाथ पैर मार रहे हैं कि किस तरह से इसको मामले को। साथ ही साथ जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिस है वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिस, और सबसे ज्यादा इसके अंदर अगर कोई दोषी है तो ये जगह के मुतवल्ली मतलब ये होता है कि वक्फ की जमीन हम आपको दे रहे हैं, आप उसके केयरटेकर हैं। ये जितने भी मुतवल्लियां हैं ये समझ रहे हैं कि ये जमीन हमारे बाप की जागीर है करके, तो इसको बेच डालो, अपने को पैसा चाहिए, चलो ये टुकड़ा तुम ले लो करके। तो वक्फ बोर्ड के अधिकारी, वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, मुतवल्ली, महानगर पालिका के अधिकारी, रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारी, लैंड रिकॉर्ड्स के अधिकारी, ये सब लोग इसके अंदर दोषी हैं। मैंने पूरा सबूत के साथ तो दिया है। गृह मंत्री साहब ने कल ही कमिश्नर साहब को आदेशित किया, उनको बताया कि इसके लिए है तो डिटेल के अंदर छानबीन करके इसकी इंक्वायरी करें। अब मुझे मालूम है कि ये लोग कितने धन्ना सेठ है करके, अगर ये सिर्फ एक छोटी सी रजिस्ट्री के लिए 25 लाख रुपए दे सकते हैं तो ये किस लेवल के ऊपर कहां मैनेज कर सकते हैं ये भी मुझे मालूम है। अब मैं ये बता रहा हूं, अब ये या तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले और खत्म कर दे मामला, इसके बाद कोई कार्रवाई ही ना हो करके। मैंने इसके अंदर स्पष्ट तौर के ऊपर लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे जो निवेदन मैंने दिया हूं, इसका जालना रोड औरंगाबाद या वक्फ बोर्डाच्या जागेवर अवैधरित्या अतिक्रमण करून बेकायदेशीर नियमबाह्य बांधकाम करून जवळपास 100 कोटी रुपयांचा महाघोटाळा करणाऱ्यांची व त्यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या सहकार्य करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात यावे, अन्यथा मी स्वतः खासदार या नात्याने दिनांक 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी सामूहिक आमरण उपोषण करणार असून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील और मैं अकेले नहीं बैठने वाला हूं। हमने ये तय किए हैं कि कम से कम मेरे साथ 26 फरवरी को 1000 लोग, हम जिलाधिकारी के सामने बड़ा पेंडॉल लगा के 1000 लोग, उसकी नोंदनी हमने करना शुरू कर दिए थे। हम पूरे मराठवाड़ा के लोगों को अलग अलग जिले से यहाँ पर बुलाएंगे और 1000 लोग 26 फरवरी से, अगर 26 फरवरी तक इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई तो हम आमरण उपोषण के ऊपर हम बैठने वाले हैं।
क्योंकि हमको मालूम है कि किस लेवल के ऊपर ये कहां जाकर कैसा कैसा मैनेज कर सकते हैं। मुझे पुलिस कमिश्नर के ऊपर पूरा विश्वास है कि उन्होंने एक अच्छा ऑफिसर डेप्यूट करेंगे और इस मामले के अंदर बहुत ज्यादा कायदे कानून की जाने की जरूरत नहीं है, आपको इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ अगर उनका इंक्वायरी ऑफिसर 1 घंटे के लिए भी अगर बैठ गए, हमारे वकील साहब के साथ बैठ गए, तो मैं समझता हूँ ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये मामला अगर आप समझ रहे हैं कि हम सिर्फ यही मामला ले रहे हैं, देखिए दिक्कत हमारे साथ ये हो रही है कि हमने इससे पहले क्रांति चौक की जगह के मामले में हम आवाज उठाई, वहां पर गए, हमने जो भी तोड़फोड़ हुई, वहां पर हंगामा हुआ, पुलिस ने हमारे ऊपर केस रजिस्टर हुआ। आज उसकी स्टेटस क्या है? वो वही लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं जिनको हमने हटाना चाह रहे थे, वहां से हटाना चाह रहे थे। हमारे पोस्टों के अंदर हमारा क्या हुआ? तो हमारे ऊपर केसेस रजिस्टर हुए। अब हमको हर 8 दिन को तो कोर्ट में जाकर हाजिरी देना पड़ता है कि वहां पे आपने क्रांति चौक के ऊपर तोड़फोड़ किए थे करके। ये जमीन क्यों नहीं वापस मिली? तो उस वक्त भी वक्फ बोर्ड के जो सीईओ होंगे, वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, ये सब इसके अंदर मिले हुए थे। अब आप 100 करोड़ के अंदर आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि इसके अंदर बंटवारा कैसा हुआ होगा उसमें। हमारा यही एक मांग है कि इस ताल्लुक से प्रशासन ने, सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लेकर अगर इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो हम बड़ा आंदोलन चलाएंगे। हम भूख हड़ताल के ऊपर, मैं खुद एक खासदार की हैसियत से मैं वक्फ बोर्ड की जमीन को बचाने के लिए मैं खुद अपने 1000 लड़के, हमारे पार्टी के सीनियर लोग या जनरल जो पब्लिक है उसके अंदर, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। वक्फ की जमीनें जो है ये गरीब यतीम बेवाओं के लिए है। जालना रोड के ऊपर अगर आप देखेंगे आधे से ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ की है। वहां पर कौन बैठा हुआ है? तो कोई धन्ना सेठ बैठे हुए हैं। यही जमीन के बाजू देख लीजिएगा कौन बैठा है, यही जमीन के ये तरफ देख लीजिएगा, सब वक्फ की जमीन है, मुतवल्लियों ने बेच दिए।